सो गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा मेल लिखा गया अभी 2 दिन पहले और बोला गया कि सर जिंदगी जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। अब तो कई बार बैठे बैठे अकेला ही रोता रहता हूँ, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से जिंदगी को आगे लेकर चलना है। जब आप लोगों को फील होने लगे कि आप लोग जिंदगी में अकेले हैं, अकेले हो और अकेले रो रहे हो, तो ये समझिए कि वो आप लोगों की जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को इतना ताकतवर बना के जाने वाला है। आने वाले टाइम में जो भी दिक्कत रहेंगी आप लोग आराम से उनको टैकल कर पाओगे। आप लोगों को दुनिया को समझने की एक तरीके से क्षमता आप लोगों के अंदर लेकर आएगा कि किस तरीके के लोग जो है वो आप लोगों के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कौन आप लोगों के लिए अच्छा है, कौन आप लोगों के लिए बुरा है, किस समय में कैसा डिसीजन लेना चाहिए। इतनी सारी तमाम चीजें आप लोगों को सिखा के जाएगा कि आप लोग आगे चलकर इस समय के शुक्रगुजार रहोगे कि हाँ उस टाइम मेरी जिंदगी में ये समय आया था, इसीलिए आज मैं यहां पर पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं। तो अगर जिंदगी में कभी भी ऐसा समय आ रहा है ना, उसको कभी भी कोसिए मत, उसको कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा उसमें साहस बनाकर रखिए और जो चल रहा है चलने दीजिए। बस उसको वो नहीं कहते कि एक तरीके से वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी कि बस आप लोग देखते रहिए कि चल क्या रहा है। फिर देखते ही देखते आप लोगों को चीजें ऐसी समझ में आ जाएंगी कि अच्छा यार ये चीजें इसलिए हो रही थी। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी शायद, वो स्टीव जॉब्स साहब की है, उसमें बोला गया कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब ये होता है कि जो चल रहा है ना अभी चलने दो, ठीक है। जब आगे आप लोग पहुंचोगे एक पर्टिकुलर मुकाम पर तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार इस टाइम पर ये चीजें हमारी जिंदगी में क्यों हो रही थी, और उस टाइम पर आप लोग उनको आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और आप लोग उनका सोल्यूशन भी निकाल पाओगे, और पीछे से जो सीख कर आए हो वो आप लोगों को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिंदगी में अगर कभी भी बुरा वक्त हो तो हमेशा वही बात याद रखेगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रह के जिंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि कोई भी वक्त हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। ओके, तो हमने काम पर फोकस कीजिए। काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये तो आप लोगों को हो ही गया। आगे बात करें, एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट आप लोगों को न्यूज एनालिसिस और प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों के नजर आएंगे। कई सारी और भी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। देखिए कई सारे बच्चे रेगुलर बोलते हैं कि सर यहाँ पर ये बेसिकली बता दो कहाँ पर है पीडीएफ। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इसके बारे में मैं आप लोगों को डेली बता दिया करूंगा स्टार्टिंग में ही लेक्चर, क्योंकि कई सारे बच्चे नए जुड़ते हैं तो वो फिर डेली इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। 1 मिनट लगा करेगी, मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा कहां से जाकर डाउनलोड करना है। यह स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। 1,37,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़ चुके हैं। मैंने कल यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव जो आप लोगों की हिंदू की और नैनो मैगजीन की पीडीएफ है वही प्रोवाइड करा दी है। इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहां पर सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, और आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग यहीं से ही जा सकते हैं, क्लिक कर लिंक पर तो आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर आप लोग ये जो वीडियो का लिंक रहता है इसके नीचे जाकर आप लोग अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फेसबुक पर आंसर लिख सकते हैं जहां भी सुटेबल लगे। और ये 1 ईयर का कंपाइलेशन वीडियो है। ये लगभग मुझे लग रहा है 70 या फिर 80 के 1000 के करीब लोग देख चुके हैं। काफी अच्छे से लोग इसको सराह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसके नीचे जाकर अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि सर वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग भी बताइएगा कैसी लग रही है ये वीडियो, और अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। ये आप लोगों के प्रीलिम्स में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि 1 साल का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। अभी ईपीएफओ का पेपर देखा आप लोगों ने, काफी सारे क्वेश्चन आए उसमें, तो इसी तरीके से आप लोग इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये थी कुछ बातें जिनके बारे में आइडिया रखेगा। अब न्यूज़पेपर आगे देखेंगे, काफी शानदार आर्टिकल है, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। और फिर न्यूज एनालिसिस में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो बात की जा रही है यहाँ पर खारदुंगला दर्रे के बारे में, ठीक है। तो ये दर्रा आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर ये लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के साथ में कनेक्ट करता है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर को शिमला के साथ में, शिमला को लद्दाख को, और लद्दाख को सियाचिन के साथ में। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है कहां पर है ये लोकेटेड। कई बार आप लोगों से डायरेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी तो आप लोगों को जो भी चीजें होंगी बहुत सारी मैं अभी लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताता चलूंगा ही। देखिए जहां पर मुझे लगता है मैप दिखाना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आंसर राइटिंग अभी कई सारे बच्चे कर रहे हैं, देखकर अच्छा लगता है जिस तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग करते हो। देखिए आधा घंटा लगेगा एक क्वेश्चन पे अगर लिखते रहेंगे ना, तो आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस आएगा। तो इसलिए पूरा फोकस उसी तरीके से आप लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तालिबान के बारे में मुद्दा किया जा रहा है यहाँ पर। ये वाला आर्टिकल भी तालिबान के बारे में बेसिकली आप लोगों को पता है क्या कंडीशन अभी देखने को मिल रही है तालिबान की। तालिबान जो है वो पूरा कंट्रोल अपना करता जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि तालिबान ने फिलहाल जो यहाँ पर बोला गया है, अभी जो यहाँ पर जो पिनसिर वैली थी उसमें तालिबान का कंट्रोल यहाँ पर आ गया है। एक तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसका मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकता है। और इसमें चाइना जो है उसको क्या फायदा हो रहा है अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ रहा है, तो एक यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। तो हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। फिर से यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है।
तो क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी तो कहां पर सही है कहां पर गलत है वो सब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो नहीं है कि एक तरीके से बजट आ रहा है तो उससे पहले कई सारे आर्टिकल लिखे जाएंगे, तो सारे आर्टिकल हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते आप लोगों के लिए, पर हाँ ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को बेसिकली ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आप लोगों से डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, संघवाद का ढांचा काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। केरला के अंदर क्या दिक्कत आ रही है उसको लेकर यहां पर चीजें डिस्कस की जा रही है कोविड-19 को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। नीचे यहां पर सोशल मीडिया से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें की जा रही है। बाकी ये जो एडिटोरियल यहां पर बेसिकली डेटा पॉइंट है, इसमें ये बताया गया कि आज की डेट में भी कोविड-19 के जो केसेस हैं यहां पर देखने को मिल रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो इसके बारे में जब मैं कवर करूंगा तो आप लोगों को केरला वाला आर्टिकल वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर ये साइड में जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली लीबिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो लीबिया में बोला जा रहा है कि ट्रांजिशन जो है वो इनकम्प्लीट है। आज की डेट में भी लीबिया के अंदर में जो आज की डेट में भी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो पावर यहां पर लिए हुए हैं। आप लोगों को पता होगा यूएसए के अंदर लीबिया के अंदर जो गद्दाफी को मारा गया था उसके चलते बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे अफगानिस्तान के अंदर आज के डेट में जो तालिबान का कंट्रोल आ गया है। तो आज भी लीबिया जो है वो त्राहिमाम कर रहा है और ऑयल रिच कंट्री आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो लीबिया को एक बार आप लोग मैप में तो कम से कम देख लीजिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे इधर को तो थोड़ा सा जूम करके देखिए अगर कुछ नहीं उसकी लोकल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लीबिया की कि उसकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, पर लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो लीबिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया त्रिपोली जो कि इसकी कैपिटल है, ठीक है। ऊपर हो गया मेडिटेरेनियन सी जिसके साथ में कनेक्ट करता है, नीचे इधर इजिप्ट टच करता है और यहां पर सूडान भी टच करता है। याद रखिएगा सूडान पहले एक ज्वाइंट कंट्री था, अब यहां पर ये ब्रेक हो गया सूडान और ऊपर सूडान बन गया, नीचे साउथ सूडान बन गया। 2011 के लगभग में यहां पर ये अलग हो गया था, ठीक है। बाकी इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा अल्जीरिया, ये हो गया नाइजर और ये हो गया चैड। तो ये आप लोग को आसपास वाला रीजन देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में है, क्योंकि देखिए जहां पर कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं होगा ना फिर वहां पर ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली स्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहां पर आप लोगों को ये दिक्कत निकलकर सामने आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में बातें की जा रही है। आगे चलते हैं। जो फेडरलिज्म का जो आर्टिकल है वो काफी शानदार है, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लोग याद रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर भी मैं यहां पर नजर डालूंगा। फेडरलिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद, यानी कि मिलजुल कर काम करना। अभी ये न्यूज में क्यों है पहले आप लोग ये समझिएगा, उसके बाद में फिर हम लोग चीजें समझेंगे। अभी हमारी कंट्री में जो 3 बिल लाए गए थे और फिर वो एक्ट बन गए हमारी कंट्री में किसानों से रिलेटेड, तो बोला यह गया कि ये हमारी कंट्री में स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। पर लेकिन सेंटर ने क्या किया, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखकर इसके ऊपर रूल बना दिया, जिसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। पहले आप लोग ये देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि 7th शेड्यूल में कहां पर जो हमारी कंट्री में जो 3 लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में रखी हुई है। तो 7वें शेड्यूल में यहां पर ये लिस्ट रखी गई है। कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, तो आर्टिकल 246 है। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। 3 लिस्टें, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं, यूनियन लिस्ट में आप लोगों को डिफेंस वगैरह, फोर्स, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे नेशनल हाईवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, करेंसी, ये सारी आरबीआई वगैरह ये आप लोगों को यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगी। स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट आ गई, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट ला गई, उसके लिए इलेक्शन सब वगैरह। एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर, टूरिज्म होता है, टोल टैक्स स्टेट के अंदर जो भी है, ये सारी चीजें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या क्या यहाँ पर जो स्टेट के अंदर चीजें आती हैं, ठीक है। बाकी अगर कॉन्करेंट लिस्ट में बात करें तो फॉरेस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल, कॉन्करेंट लिस्ट में इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन ये किया गया था बेसिकली, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। तो तब यहां पर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट यानी कि यहां से हटाकर और यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया ताकि सेंटर भी इसके ऊपर लो बना सके। इसीलिए हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है वो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पहले लाई गई थी 1986 में, दूसरी लाई गई 1968 में, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहली लाई गई थी 1968 में, ठीक है, दूसरी लाई गई 1986 में, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। अब लाई गई तीसरी लाई गई यहाँ पर 2020 में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना। तो यहाँ पर बोला गया कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, पर लेकिन उन्होंने लो बना दिया यहाँ पर उसको यहाँ पर ले जाकर। तो ये तीनों लो मैंने आप लोगों को बताए भी थे, 3 लो थे। द फार्मर जो प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट यहाँ पर ये था। द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन जो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विस एक्ट ये था। इसेंशियल कमोडिटी ये अमेंडमेंट जो एक्ट 2020 का, तो ये था। तो इसमें कई सारे एरिया को लेकर दिक्कत थी यहाँ पर कि ट्रेड एरिया क्या होगा, ट्रेडर क्या होगा, डिस्प्यूट अगर हो जाता है ट्रेडर के और ट्रेड एरिया के बीच में, जो ट्रेडर और
फार्मर के बीच में, तो कौन उसको सुलझाएगा? फीस के बारे में और इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी लाया गया, उसको लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई। यानी कि ये सारा मुद्दा जो था ये था स्टेट लिस्ट के अंदर में, यानी कि यहाँ पर संविधान के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर है, इसके अंदर ये बनना था, पर लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको ट्रेड के मैटर में कन्वर्ट कर दिया कि ये सारी ट्रेड के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ट्रेड लगाकर इसको बेसिकली इसको स्टेट लिस्ट की जगह कॉन्करेंट लिस्ट में ले गए और मिलकर हम लोग बात करेंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड मैटर में यहाँ पर इसको लेकर इन्होंने ले जाकर रख दिया, तो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर काम किया। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए, उसी को फेडरेशन बोलते हैं, पर लेकिन आप लोगों ने फेडरेशन को ही उलट कर रख दिया, तो इसके चलते ये सही तरीका नहीं है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अगर बात करें तो बोला यह गया था कि हमारी कंट्री में एक फेडरेशन जो बना था, संघवाद का जो ढांचा बना था, वो कैसे बना था, क्योंकि सारे स्टेट जो थे वो साथ में आए इकट्ठा होकर और तब हमारे देश में एक यूनियन बना। यानी कि एक तरीका ऐसा फेडरेशन हमारे देश में जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि टूट नहीं सकता, सारे राज्य जो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली साउथ इंडिया में यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी बातें की गई, कई सारी और राज्य गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो वर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं करते हैं, वो बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट बनती यूनियन से, सब मिलकर साथ में आएंगे, ठीक है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी निकल कर आती है, अच्छा यूनियन गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये लगता है कि यार सेंटर इनके हाथ में सारी पावर है और बस हम तो फालतू में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो वो वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए हमारे जब आर्टिकल 1 के अंदर जाओगे, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये भी न्यूज में रिसेंटली क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया भाई साहब, यहां से आ जाएगा क्वेश्चन। आर्टिकल में बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 1 में ये बात बोली गई संविधान के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बातें वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द वहां पर यूज किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बातें जो कि और भी ज्यादा आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकती है, अभी केरला के अंदर और जो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर उनके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो लाए गए यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेट के अंदर आप लोगों को चीजें देखने मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी फार्म जो लॉ लाए गए हैं, तो बोला ये गया कि ना तो स्टेट से पूछा गया, कम से कम स्टेट तो पूछते तो सही, स्टेट से डिस्कस भी नहीं की गई चीजें, और आप लोगों ने फार्म बिल लाकर रख दी जिसके चलते प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो स्टेट असेंबली जो है वो सेंटर के लोगों के खिलाफ आकर खड़ी हो रही है और यहाँ पर एक तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पर अपनी बातें आकर रख रही है। फेडरेशन का मतलब ये है कि मिलकर काम यहाँ पर करना है। तो बोला यह गया कि एंट्री 14 में है एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पर एंट्री है एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 इस तरीके से, एंट्री 4 में है एग्रीकल्चर और एंट्री 33 में है यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो कि कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर कहां पर है, ये स्टेट के अंदर है। तो आप लोगों ने क्या किया, जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट था उसको आप लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम पर यहां पर रखकर और उसको कॉन्करेंट लिस्ट में पास कर दिया कि हाँ हमारा भी हक है, क्योंकि यहां पर ये रहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर सेंटर ने कोई लॉ पास कर दिया तो उसकी वरीयता मानी जाएगी, क्योंकि एक तरीके से ज्यादा पावरफुल है, सबको एक जगह इकट्ठा करके रखना है। तो सीधे सीधे यहां पर ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए अभी यहां पर कि हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी चीजें जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था ना उससे ली गई हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा, यहां से थोड़ा सा डिटेल में बातें करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जिसमें से कॉन्करेंट लिस्ट जो होनी चाहिए हमारे संविधान के अंदर तो इससे ली गई, यानी कि संविधान के अंदर अगर पूछे कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यहां पर निकाल कर लेकर गया कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में। तो यहां से ये बेसिकली फ्रेमवर्क ने अडेप्ट किया, ठीक है। कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, याद रखना है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। अगर पूछे कि फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कहां से ले गया, जैसे कि फेडरल स्कीम अगर हम लोग को इंप्लीमेंट करनी है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकल कर आया, जुडिशरी के बारे में बात करें इसी के साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही निकल कर आ गई है। तो फिर आप लोग बोलेंगे हमारी कंट्री में अगर संविधान के बारे में बात करें, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर, आप लोगों ने अगर देखा होगा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया हमारी कंट्री के संविधान में। तो याद रखना पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि लंबे समय से ब्रिटेन ने हमारी कंट्री पर रूल किया है, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो यहां से लिया गया है। कैसे लॉ बनाना है, लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए वो ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि यूएसए में तो डबल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम की गवर्नमेंट होनी चाहिए वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या क्या होने चाहिए, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। बाइकैमेरिकल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक साइड में लोकसभा एक साइड में राज्यसभा, वो भी हमारे द्वारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। अच्छा आप लोग ये बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बाकी अगर बात करें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो नॉमिनेशन आयरलैंड से लिया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में और इसी के जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ये भी हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिया है।
इंपीचमेंट अगर करना है प्रेसिडेंट का तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अभी देखा डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट आप लोगों ने दबाकर, तो हम लोगों ने लिया है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये भी यूएसए से लिया हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाना है वो भी हम लोगों ने यूएसए से ही लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने यूएसए से लिए हैं, वहां पर जो आप लोग देखोगे उनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के हाथ में पावर रहेगी, वो भी यूएसए से लिया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, वो भी यूएसए से लिया है। और इसी के साथ में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे आप लोगों से तो वो भी हमारे द्वारा यूएसए से ही लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से काफी सारी, जैसे फेडरलिज्म के बारे में बात करें तो फेडरलिज्म होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में। जैसे हमारी कंट्री में जब इमरजेंसी लग जाती है तो फेडरलिज्म क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में आता है। तो ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है, ठीक है। रेजिड्यूरी पावर जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर बच गई, देखिए सेंटर के हाथ में सेंटर की आ गई, स्टेट के हाथ में स्टेट में आ गई। बाकी कुछ जो पावर बच गई वो कहां होनी चाहिए? अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, जैसे कि यहाँ पर कुछ ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मुद्दे आ गए जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कहां पर लिखने, तो सेंटर अपने अंडर उसको लेगा, ठीक है। सेंटर अपॉइंट करेगा गवर्नर को, तो यानी कि एक तरीके कनाडा जो है वो सेंटर पर फोकस ज्यादा करता है, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर कनाडा में ये चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट पर, लेकिन वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो अगर 1935 भी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली वहां से अडॉप्ट किया गया और वहां पर ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 108 के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्वाइंट स्टेटिंग का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो यूएसएसआर से ली गई है, जिसको आज के डेट में आप लोग रसिया बोल सकते हैं। और सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया है। फ्रांस से क्या लिया हम लोगों ने? लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी हम लोगों ने फ्रांस से लिए। ये सारी वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इनसे। इसी के साथ में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी में, क्यों? क्योंकि हिटलर था वहां पर, ऐसी हरकतें करता था, तो कॉन्सेप्ट वहां से ले लिया। इलेक्शन करने अगर राज्यसभा के अंदर तो वो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने उठा लिया, ठीक है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे करना है आर्टिकल 368 के अंदर, वो भी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से उठा लिया, ठीक है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय जो लॉ होता है वो हम लोगों ने जापान से उठा लिया। रूरल रेगुलेशन काफी अच्छे फॉलो किए जाते हैं जापान के अंदर। अगर कुछ जरा सा भी लेट हो जाता है तो एक तरीके से ये मत समझो कि लेट ही हो गए, टाइम को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा पॉलिटी के अंदर एक लेक्चर है, जाकर आप लोग देख लेना, डिटेल में बने उसको बेसिकली डिस्कस किया। और जब भी कोई लेक्चर देखा करो उसके नीचे जाकर डन लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसके अंदर भी पॉलिटी के अंदर एक लेक्चर बना रखा है पूरा, इसको भी आप लोग जाकर देख लेना, तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अभी इंपॉर्टेंट बातें कुछ और जान लेते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया कहां से हम लोगों ने क्या लिया संविधान के अंदर। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? 4 इंसानों के नाम दे देंगे और मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये बनाया गया था वेंकट चलैया कमीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रिव्यू करना है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को, इसके बारे में बात करते हैं। और यहीं से ही बातें निकल कर आई कि इंटर स्टेट काउंसिल भी यहां पर कैसे स्टेब्लिश करनी है। तो आर्टिकल 263, जो आर्टिकल याद रखिएगा 263, 2 की जो बेसिकली 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कंफ्यूज मत होना इसके साथ में, जो स्टार्टिंग में आर्टिकल बताया यहां पर देखने को मिलेगा 2 4 6, 2 ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो पहले सेंटर 2 ऐड कर दो, स्टेट 2 ऐड कर दो, कॉन्करेंट 2 ऐड कर दो। ऐसे याद रखना है, बेसिकली रटना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट सा होना चाहिए ताकि माइंड में एकदम देखते याद आ जाए, ठीक है। तभी तो एग्जाम में बैठकर चीजें आप लोगों को याद आएंगी, वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर SR बोमई का केस है, आप लोगों को याद रखना है। ये भी सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोलता है कि पावर होनी चाहिए स्टेट को भी, ऐसा नहीं कि आप लोग उसका अपने अंडर रखो। और सरकार या कमीशन तो आप लोगों को पता ही है, जब भी सेंटर स्टेट लिखने के बारे में आता है तो सरकार या कमीशन का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसमें आप लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो मुझे तो लगता नहीं है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आर्टिकल में जाकर मत ढूंढना, ये सारी बातें एक्स्ट्रा बताई गई है मैक्सिमम, ठीक है। आर्टिकल में तो बस ये था कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर एक तरीके से सेंटर का मुद्दा, ये स्टेट का मुद्दा था, सेंटर ने लो बना दिया, तो फेडरलिज्म के सिस्टम के बारे में घुमा कर बातें की जा रही हैं। पर लेकिन यहां से आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। एक छोटा सा आर्टिकल और देख लेते हैं पहले। यहां पर अभी बात की जा रही है चाइना कितना इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के अंदर और इसका रीजन क्या है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो अफगानिस्तान की लोकेशन आप लोग देखिए, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, ये अफगानिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान जो है एक तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है चाइना के लिए। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह करेगी, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो उसको लेकर यहां पर चाइना जो है वो काफी इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के अंदर में, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको ढंग से वो इंप्लीमेंट कर पाएगा ढंग से। अगर यहां पर यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोग देखते हैं यहां पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो आगे चलकर अफगानिस्तान के अंदर भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वाला और देखिए यहाँ पर, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जो ये बेसिकली है सिल्क रोड, जो बेल्ट जो लैंड रूट है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैरीटाइम जो सिल्क रोड है वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इंडिया को चारों ओर से घेर रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से अफगानिस्तान के साथ में अगर ये कनेक्ट कर पाते हैं तो काफी अच्छे से काम कर पाएगा। इसी के साथ में अफगानिस्तान के अंदर एक मिनरल रिच रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है,
है, रेयर अर्थ मटेरियल हो गया, कई सारी चीजें आप लोगों को अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी, जिसके चलते चाइना इंटरेस्टेड है। तो माना ये जा रहा है कि काफी ज्यादा लगभग एक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर है, तो उनको निकालकर चाइना को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। इसी के साथ में चाइना जो है यहाँ पर अगर बात करें कल को चलकर अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि चाइना का ये वाला पोर्शन है अफगानिस्तान के साथ में भी कनेक्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये रहता है बेसिकली एक तरीके से जो जिंगजियान वैली रीजन में कट्टरपंथी जो देखने को मिलती है यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसको भी यहाँ पर कल को हो सकता है कि उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिले। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर बात की जाए कि चाइना जो है आज की डेट में वो इंडिया को भी टैकल करने की कोशिश करता है। इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट है यहाँ पर अगर बात करें तो चाबार प्रोजेक्ट है, जिसके चलते अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बनाना चाहता है, तो वो भी नहीं चल पाएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, याद रखना हमारी कंट्री में मुंबई से चलते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ से इस तरीके से होता हुआ ये बेसिकली यूरोप को यहाँ पर और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पर आकर बैठ गया चाइना, ऑलरेडी ईरान में आकर बैठ गया, अफगानिस्तान में आकर चाइना अगर बैठ गया, तो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेस नहीं होने देगा, तो इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो अफगानिस्तान के आने से चाइना को क्या क्या फायदा हो रहा है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। इसके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया वर्सेस जर्नलिज्म के बारे में बात की जा रही है। जर्नलिज्म बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं जो भी आप लोग आज के में न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीजें फॉलो करते हो, इन सब चीजों के बारे में आप लोग देख सकते हो। तो एक तरीके से आज की डेट में ये बोला गया कि सोशल मीडिया कैन नॉट रिप्लेस प्रॉपर न्यूज जर्नलिज्म। आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें आई, आप लोगों ने जाकर लिख दिया, आप लोगों के लोकल एरिया में कुछ चीजें आई, आप लोगों ने जाकर फेसबुक पर लिख दिया, ट्विटर पर लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से जर्नलिस्ट बन गए ना, आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। न्यूज़पेपर या फिर जो आप लोगों के जो न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, या फिर आप लोगों को जो भी टेलीविजन हो गया, जो भी आप लोग न्यूज देखते हैं, तो वो प्रॉपर जर्नलिस्ट होते हैं, वहां पर एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर फिर भी सोशल मीडिया भी एक जर्नलिज्म का काम कर रही है। कुछ भी क्या है अलग अलग कंट्री में कहां पर क्या हो रहा है, तुरंत जाकर ट्विटर पर आप लोग देखिए ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा कोई ना कोई चीजें, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है। तो इसके चलते कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग समझेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री के बारे में। याद रखिएगा अगर बात करें यहां पर जर्नलिज्म जो एजुकेशन है, इसके बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हिस्ट्री के अंदर में। तो हमारी कंट्री में ब्रिटिश जो एक्टिविस्ट थे यहां पर, जिनका नाम था एनी बेसेंट, तो 1920 में उनके द्वारा यहां पर ये जर्नलिज्म एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। और हमारी कंट्री में सबसे पहले यहां पर ये नेशनल यूनिवर्सिटी अदियार, कहां पर ये मद्रास यानी कि जो है तमिलनाडु के अंदर में, यहां पर इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था। यानी कि इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाएगा जर्नलिज्म एजुकेशन हमारी कंट्री में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। यहां पर बेसिकली एनी बेसेंट के द्वारा 1920 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और आज की डेट में लगभग 900 के करीब इंडियन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के तहत प्रोग्राम चलाते हुए नजर आते हैं। और अभी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडियन जो हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020, तो वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐड किया जा सकता है। तो जर्नलिज्म के बारे में याद रखिएगा। सोशल नेटवर्क के बारे में बात करें तो सोशल नेटवर्क में आप लोग यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज के में कांटेक्ट कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोग वर्चुअली कम्युनिटी बना पा रहे हैं, रिलेशनशिप भी कई सारे सोशल मीडिया के थ्रू एक कनेक्शन बन पाता है। कई बार आप लोगों को कई सारी सोशल स्किल देखने को मिलेगी, फ्रेंडशिप, इंटरनेट, ऑनलाइन करियर। आज के में बहुत सारे करियर ऑनलाइन बन गए हैं लोगों के, ठीक है। अलायंस देखने को मिलेगा एक दूसरे के साथ में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तो दुनिया भर की डायमेंशन यहाँ पर ऐड हो जाती है। पर लेकिन वो नहीं कहते कि कुछ दाग अच्छे होते हैं कुछ दाग बुरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा साथ साथ में कि आज की डेट में इसकी दिक्कतें भी बहुत सारी है। यानी कि एक तरीके से कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्या फायदे क्या नुकसान है उसके बारे में हम लोग यहां पर नजर डालेंगे, जिसके चलते आप लोगों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन नहीं देखने को मिले। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकें, ठीक है। तो वो बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए कोई भी आर्टिकल हो ना उस तरीके से कवर होना चाहिए कि आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब तरीके से आप लोग कवर कर लें। अभी अगर बात करें यहां पर सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भी हमारी कंट्री में कुछ कोड लाए गए थे जिनको एथिक्स कोड बोला गया। तो यहां पर ये सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो यानी कि जैसे आज की डेट में आप लोग जाकर देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, अमेजन प्राइम हो गया, तो इनके बारे में सबको रेगुलेट करने के लिए यहां पर सिस्टम लाया गया। तो ये याद रखिएगा। बेसिकली सोशल मीडिया के बारे में अगर बात करें आज के में, तो छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं ज्यादातर वो चीजें सीख पा रहे हैं, एक अच्छा खासा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है। कोई जाता है वहां पर एक तरीके से अपने बारे में लिखता है, कुछ चीजें लिखता है, तो इंसान को कॉन्फिडेंस भी आता है, अच्छा ये भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो सोशल मीडिया जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन कर रही है एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का। आज के में बिलियंस ऑफ नेटिजन मतलब नेट यूज करने वाले लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं और आप लोगों को ह्यूज इन्फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिल जाती है। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया थे उसको बाईपास किया
जा रहा है, जैसे रेडियो, ये सब चीजें इनको बाईपास किया जा रहा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू। पर यू कांट से कि इट इज ऑल्टरनेटिव, यानी कि वो ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप लोग बस इसको यूज करना स्टार्ट कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के साथ में, जरा सी देर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी आप लोग टैग कर सकते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री का कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पर जाकर टैग कर दीजिए। अदर मिनिस्ट्री ने कोई उल्टी सीधी हरकतें करी है, ट्विटर पर जाकर 1 सेकंड में टैग कर सकते हैं और कई बार रिप्लाई भी आप लोगों को वहां पर मिल जाते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी हो गई है दुनिया भर के, आज के डेट में आप लोग यूट्यूब पर काम करते हुए नजर आएंगे, सोशल मीडिया पर लोग बिजनेस चला रहे हैं आज के डेट में अपना, ठीक है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी बन गई है, घर बैठे बैठे लोग अपना सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो ये सारी कहां से निकल कर आई, तो ये नई अपॉर्चुनिटी इसी से निकल कर आई। वाइडर हेट्रोजीनियस कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक टाइम ऐसा था कि बॉलीवुड था, बेसिकली उनका दबदबा चलता था, सारी पर्सनैलिटी यार बॉलीवुड ये हो गए, बॉलीवुड हो गया, हम उनको एक तरीके से आंखों पर बैठा कर रखते थे। पर लेकिन आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद में जिसके अंदर टैलेंट है वो भी अपना दबदबा दिखा सकता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। बॉलीवुड में वही टिकता था जिनका यहां पर एक तरीके से नेपोटिज्म, यानी कि अपने यार दोस्त रिश्तेदार परिवार वाले, वही भली एक्टिंग आए या ना आए, बस हाँ आगे चलकर बॉलीवुड में जाना है, वही ना जिनसे पॉलिटिशियन है। आज देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों को ये देखना है कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन सा प्रोफेशन बुरा है, अगर आप लोगों को ये चेक करना है ना कि कौन सा एरिया अच्छा है, जहां पर अपने बच्चों को भी उसी एरिया में भेजने की कोशिश करते हैं माँ बाप, इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत सही एरिया है। कभी भी किसान का बेटा ये नहीं मिलेगा उसका बाप ये बोले कि बेटा तुम भी किसान बन जाना, ठीक है। वो बोलेगा निकल जाओ, मैंने अपनी यहां पर जिंदगी बर्बाद कर लिया, तुम मत करना। पर लेकिन पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनाएगा, नेता का एक तरीके से फिल्म एक्टर का बेटा अपने बच्चों को फिल्म एक्टर बनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर उनकी जिंदगी जो है वो मजे में कट रही है, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर यहां पर देखो तो यहां पर किसानों की तो बिल्कुल ऐसी जिंदगी कट रही है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक मोनोपोली जो थी यहां पर, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने ब्रेक कर दिया। आज की डेट में आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आएंगे। पहले वो सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो बेसिकली बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा किए जाते थे, तो उनका एक तरीके से दबदबा जो है थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, ठीक है। कई सारे आज के डेट में जो बॉलीवुड पर्सनैलिटी खुद के अपने यूट्यूब चैनल बनाकर सामने आ रहे हैं निकल कर, तो यानी कि एक नॉर्मल इंसान भी यूट्यूबर बन गया है और एक जो पर्सनैलिटी जो सेलिब्रिटी थी वो भी यूट्यूबर बन गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो गैप था वो काफी ज्यादा कम हो गया है। जो नहीं एक मार रहते थे हाँ यार ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये हो गया वो हो गया, आज के डेट में नहीं है, वो सारी चीजें धुलमित होती नजर आ रही है, क्योंकि उनका करियर खुद ऐसे ऐसे मुकाम पर आ गया कि आज के डेट में वो आप लोगों को रम्मी जैसे ऐप के ऐड करते हुए नजर आएंगे। यानी कि उनकी जिंदगी में लाले पड़ रहे हैं आज के डेट में, उनकी जो मूवी है वो भी ढंग से नहीं चल रही है, क्योंकि कॉमन जनता समझ रही है क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो मोनोपोली थी उनकी डिस्ट्रॉय होती नजर आ रही है। चीप और इजी मीडियम है, कहीं ना कहीं एजुकेशन को भी कितना सस्ता बना दिया ऑनलाइन मीडियम ने आज के डेट में, वरना लाखों लोग तुमसे आज की डेट में पैसे हड़पा करते थे। पर लेकिन आज की डेट में काफी सारी चीजें अवेलेबल करा दी। दूर दराज वाले गांव में अगर कोई रहता है तो दिल्ली जाकर ही पढ़ाई करनी है, वो भी अब कोई जरूरी नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप लोग पढ़ सकते हैं, बस आप लोग के पास में मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करिए। तो ये काफी सस्ता बना दिया है टेक्नोलॉजी ने, खासकर कई सारी चीजों को, इवन हेल्थ से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। जो क्लोज डिस्टेंस यानी कि आज के डेट में व्हाट्सएप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे लोग जो है 24 घंटे स्टेटस, भाई सुबह उठे स्टेटस अपडेट कर देते हैं, उठ गए हैं, ठीक है। ये इतना सारा हो गया आज के डेट में, एक माइंड को ऑक्यूपाई करने का भी ये तरीका काफी ज्यादा हो गया है। देखिए ये सारी चीजें ना, अगर आप लोग इन सब चीजों में इंडल्ज हो, ये सारी चीजें तब होती है जब आप लोग मान लीजिए शादी कर लिए, बच्चे हो चुके हैं, आराम से अपना एक नॉर्मल जॉब चल रही है जिंदगी में कि ठीक है बस ऑफिस जाना है, उसके बाद में आप लोग की जिंदगी सही है। पर बीइंग ए स्टूडेंट मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में होनी चाहिए कि सुबह उठते ही अपना अपनी डीपी चेंज कर लो, उसके बाद में फिर अपना स्टेटस लगा दो, किसने स्टेटस देख लिया ये देख लो, किसने फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दी, किसने लाइक कर लिया वो देख लो। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट की लाइफ में कम से कम नहीं होनी चाहिए। ये ह्यूज डिस्ट्रैक्शन आप लोग के माइंड में डालेंगे। आप लोग अगर यूज भी करना है, जैसे फेसबुक पर आंसर राइटिंग करो, साइड में हट जाओ, ठीक है। अगर फेसबुक नहीं यूज करना है तो टेलीग्राम पर जाकर आंसर पोस्ट करो, साइड में हट जाओ। कोई क्या बकर बकर कर रहा है, कोई कमेंट में क्या कर रहा है, कोई फेसबुक पर कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, भूल जाओ, किसी को कुछ नहीं देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन ये सारी चीजें वो नहीं कहते कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो आप लोगों को बुराई भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हेट स्पीच है, यहाँ पर काफी ज्यादा र्यूमर फैलाए जाते हैं, जरा सी देर में दंगे फसाद होते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, पालघर में 2 साधु की जो डेथ हुई थी वो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है, तो सोशल मीडिया काफी बड़ा रोल प्ले करती है। दिल्ली में रायोट्स अभी देखने को मिलेंगे, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी दिल्ली में एक मुस्लिम जो लड़की है, उसका बेसिकली एक बच्ची थी, वो एक ये नहीं जो केजरीवाल साहब की जो फोर्स होती है, जो ये सोशल सिक्योरिटी फोर्स एक तरीके से उसमें काम करती थी, उसकी अभी डेथ हुई। तो आप लोग देखते हैं क्या कंडीशन देखने को मिलती है यार, मतलब एक तरीके से छोटी छोटी यार ये ना, ये ऐसी चीजें कई बार ना अंदर से झकझोर देती हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, सोसाइटी का एक घिनौना चेहरा निकल कर सामने आता है कि सोसाइटी में कुछ भेड़िया भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में क्या होता है कि कई बार सोशल मीडिया, इनके बारे में कई मीडिया भी बात नहीं करते हैं। देखिए मीडिया जिस दिन यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट से दबना स्टार्ट हो जाए ना, उस टाइम समझ लीजिएगा दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। तो मीडिया को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, ये जरूरी है। और मीडिया काम नहीं करता, इसीलिए तो दुनिया भर के आज के डेट में
आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों ने मीडिया देखना बंद कर कर आप लोगों ने देखना यूट्यूब चैनल देखते हुए लोग नजर आते हैं, ठीक है। मीडिया वाले चैनल कोई खोलता ही नहीं है, टीवी बंद होते जा रहे हैं। इसीलिए तो है क्योंकि वो ढंग से काम ही नहीं करते हैं। फेक न्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलेगी आज के डेट में। फेक न्यूज के बारे में बात करें तो र्यूमर हो गया, ठीक है, किसी चीज के बारे में फैला देना। फेक न्यूज एक बोला गया कि 64% के करीब इंडियन जो एनकाउंटर करते हैं फेस जो आज के डेट में फेक न्यूज को माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी में बोला गया, और 22 कंट्री में ये काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी हाईएस्ट। ट्रोलिंग हो जाती है ऑनलाइन, मान लीजिए आज के लिए मैं कोई शब्द उल्टा बोल दूं यहाँ पर, ठीक है, तो कल को चलकर यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलना स्टार्ट कर देंगे कमेंट बॉक्स में भी, इवन फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह जहां भी मौका मिलेगा तो उल्टी सीधी बातें बोलना स्टार्ट कर देंगे। कई सारे तो अभी बोल देते हैं कि हाँ क्या है फलान ढिमकाना, नहीं एक तरीके से उनको ये लगता है कि मतलब एक तरीके से नहीं कि सामने वाले ने अगर कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है तो ये यहाँ कैसे पहुंच गया, तो इसको नीचे खींच कर लेकर आओ। तो कूप मैंडूक बहुत ज्यादा आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसको खूब दबाकर पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी। कुछ अच्छा अगर सोसाइटी के लिए करना चाह रहा है उसके ऊपर कूद जाएंगे कि अच्छा कैसे कर सकता है, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी और हर एक लेवल पर है यहाँ पर ये, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं। वुमेन के लिए तो काफी ज्यादा खतरनाक आज के डेट में हो गया है। कई बार उनको ब्लैकमेल किया था, तुम्हारी पिक्चर तुम्हारी वीडियो जो है ऑनलाइन डाल देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसीलिए आप लोगों को 1000 बार मैं बोलता हूं, अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग जो कमेंट के नीचे कोई कमेंट कर रहा है उसको अगर लगता है कोई पढ़ाई की बातें पूछ रहा है तो एक आधी रिप्लाई कर दो, हाल तो रिप्लाई मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर करो, वरना फिर पहले क्या करेगा इंसान आएगा आप लोगों से पूछेगा अच्छा कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट है आपका, अच्छा आप लोग कहां से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा आप लोगों ने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए, फिर बोलेगा मुझे कुछ बातें करनी है अपना नंबर दे दो। ये इतना फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए फालतू की चीजों में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर सारी जितने भी आप लोगों को चीजें चाहिए ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, अगर ध्यान से आप लोग जाकर देखोगे, ठीक है, ये पिन कर रखी है। अगर कोई भी आप लोगों को चाहिए ना यहाँ पर कि हाँ क्या क्या आप लोगों को बेसिकली चीजें पता होनी चाहिए, तो सारी गाइडेंस की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सी सेट कैसे कवर करना है, ठीक है, गूगल मैप कैसे यूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कैसे कौन कौन सी किताबें रिसोर्सेज, कोई कमी छोड़ रखी है यार आप लोगों को, क्यों एक दूसरे के साथ में आप लोग फालतू में फिर नंबर एक्सचेंज करते रहते हो, तो किसी के साथ में भी नंबर एक्सचेंज मत करो, फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसे कई सारे केसेस अभी देखने मिले, ठीक है, तो इनसे आप लोगों को डिस्टेंस बनाकर रखनी है। तो आप लोगों को अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, वरना ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहां पर अगर आज के डेट में आप लोग बात करें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो काफी लार्ज स्केल पर डेमोक्रेटाइजेशन तो कर ही रहे हैं। आज की डेट में ये माना जाता है कि लगभग इंडिया के अंदर 574 मिलियन के करीब इंटरनेट यूजर है। 2019 का डेटा अब तो और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे क्योंकि 20 में डेटा नहीं है, अभी आगे कोई डेटा आएगा। सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है इंडिया आफ्टर चाइना। अगर बात करें एस्टिमेशन जो है यहाँ पर ये 639 के करीब मिलियन जो एक्टिव यूजर इंटरनेट पर बढ़ गए हैं अभी यहाँ पर। अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए यहाँ पर तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो आज के डेट में भी जो यहाँ पर 3G यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं 4G यूज कर रहे हैं। तो 3G काफी कम हो गया, 30% के करीब हो गए। 4G जो है आज के डेट में 96% है और अभी 5G के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में काफी ह्यूज इंटरनेट पर और ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। इंटरनेट एक लाइफ का पार्ट बन चुका है आज की डेट में। इसी के साथ में यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए सबसे बड़ी तो यह है कि रेगुलेशन लेकर आना चाहिए। कोई ऐसी गंदी हरकतें करते हैं तो एक तरीके से उसको लतियाना चाहिए, ऐसी हरकतें न हो। पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या सही है आप लोगों के लिए, क्या गलत है। किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करो, नंबर तो कतई शेयर मत करो आप लोग। अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो तुरंत ब्लॉक करो। अगर ये ज्यादातर चीजें देखने को मिले तो तुरंत जाकर आसपास वाले पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल के अंदर में रिपोर्ट करो, ये क्राइम की ऐसी चीज देखने को मिल रही है। उस इंसान को जरा से भी नहीं आप लोगों को बेसिकली छोड़ना है, ठीक है, जो कि आप लोग की प्राइवेसी को हनन करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, कहां पर फेसबुक, कहां पर फेक न्यूज और कहां पर र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है मिस इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग फाइट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फैलाना। कोई भी चीजें अगर शेयर करनी है आप लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी, तो कोशिश यार ये करो कि पहले एक बार चेक कर लो कि वो सही है फिर गलत है, तभी उसको शेयर करो। ये चीजें हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, याद रखेगा आर्टिकल 19 के बारे में बात करें तो मीडिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग यहां पर जो बेसिकली मीडिया के बारे में बात देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल कर आती है। इंपॉर्टेंट चीजें ये संविधान ने सारा प्रॉपर प्रोविजन बना रखा है, कहां पर क्या क्या चीजें अच्छी है और क्या क्या चीजें गलत है, तो उनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है फंडामेंटल राइट पर। तो हमारी कंट्री में अब ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट है वो अंदर जाकर झांकने लगे, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, प्राइवेसी का हनन होने लगे। तो केस पुत्तास्वामी केस याद रखेगा, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो याद रखेगा। अच्छा मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन के अंदर पढ़ाया था एक बार, याद होगा शायद आप लोगों को,
राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक है। और इसके अंदर भी, हिंदू के अंदर भी पढ़ाया था, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है आप लोगों को ये बताना है। ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था कि राइट टू बी फॉरगेटन का कॉन्सेप्ट जो है फिलहाल अभी यहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया कि हक है, कोई इंसान अगर चाहता है उसकी फालतू की बातें जो है वो पब्लिक से हटा ली जाए, जो उसने गलती की थी, जिसकी उसको सजा मिल चुकी है वो हटा ली जाए, तो इसके बारे में आप लोगों को बात करनी है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाती है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो एक तरीके से लिमिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है कि कैसे बैलेंस बनाना है। तो अकाउंटेबल होना चाहिए, कोई भी अगर कोई एक्शन ले रहा है ना ऑनलाइन आज की डेट में आकर, तो अकाउंटेबल उसको होना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसके बारे में सोल्यूशन कैसे निकलना है। तो सारी चीजें यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। काफी सारी चीज देखिए आप लोगों को ना चीजें मिल तो जाती है, पर लेकिन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो भी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो ये बाकी अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो अटेम्प्ट कीजिएगा, सोशल मीडिया इनेबल ग्रेट, एक तरीके से ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के बारे में बात करें तो आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑनलाइन बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनलाइन बैठे हुए। इवन जब हमारी कंट्री में कोई भी नया अनाउंसमेंट किया था तो सबसे पहले हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ट्विटर पर उसको अनाउंस कर देते हैं। तो ये देखने को मिलेगा सोशल मीडिया को एक तरीके से गवर्नेंस के लिए भी यूटिलाइज किया जा रहा है, जनता के साथ में कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसको क्रिटिकली एग्जामाइन आप लोगों को करना है। तो कई सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है बेसिकली, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली केरला के अंदर कई सारे केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं कोविड 19 के। एक तो ये बातें बोली जा रही है कि कोविड 19 में जब से यहां पर अलग अलग बच्चे पैदा करने स्टार्ट किए हैं, कोई अल्फा आ गया, कोई बीटा आ गया, कोई गामा आ गया, तो ये सारे वो नाम है जो कि यहां पर WHO के द्वारा दिए गए हैं। तो याद रखिएगा ये नाम किसके द्वारा किए गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कप्पा, ये सारी चीजें ये दिए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसे साइक्लोन के नाम नहीं दिए जाते हैं, ऐसे इनके नाम दिए गए, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। अभी ये माना ये भी यहां पर रिसेंटली एक न्यूज यहां पर ये देखने को मिली थी कि कोविड 19 के केस जैसे बढ़ रहे हैं अभी यहां पर, तो रिसेंटली कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको दवाई दी जा चुकी है, उनके अंदर भी कोविड 19 के केस निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दवाई दी गई थी उनको नॉर्मल कोरोना वायरस की, और वहां पर उसको डेल्टा वेरिएंट देखने को मिल गया। तो डेल्टा वेरिएंट के लिए कई बार यहां पर जो दवाई दी गई है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक तरीके से आर्टिफिशियली उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप की थी। बोला यह गया था, अगर पुराने टाइम में आप लोग थोड़ा जाओगे, जब यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो चाइना के अंदर आया था 2002 में, उस टाइम पर कोई दवाई नहीं थी, लोगों ने इम्यूनिटी अपने आप उनकी बॉडी ने डेवलप की थी। तो उस टाइम पर हालांकि 800 के करीब 800-900 के करीब लोगों की जान भी गई थी और लगभग 8-9 हजार के करीब लोग इन्फेक्टेड हुए थे, पर लेकिन इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हुई थी। तो इसलिए उस टाइम पर यह हुआ कि आराम से चीजें टैकल होगी, उनकी बॉडी ने आराम से चीजों को टैकल कर लिया। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में 2021 से 2002 में अगर मैं जाऊंगा, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 20 से 19 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज के डेट में तो हमारा पैटर्न भी इतना चेंज हो चुका है। उस टाइम पर तो कहीं पर मेट्रो शेट्रो भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। आज के डेट में तो लोगों ने मेट्रो लिफ्ट वगैरह और हर जगह, इंसान की इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी है कि कोरोना दबाकर लोगों को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। लोगों ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, अच्छी डाइट खाना बंद कर दिया है, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हुए नजर आते हैं, पानी पीते नहीं है, प्रॉपर नींद लेते नहीं है। तो इतना ज्यादा बॉडी को बर्बाद कर दिया आज की डेट में कि आराम से कोई भी वायरस जो है बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वाटर इनटेक, ये जब तक नहीं चीजें होंगी तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। तो अभी इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर केरला के अंदर जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, अभी फेस्टिवल भी था, उसके चलते भी चीजें बढ़ गई, ठीक है। लापरवाही बढ़ती जा रही है लोगों के द्वारा, इसके चलते चीजें बढ़ रही है। अभी नया वायरस आ रहा है, वो भी एक चीजें निकाल कर लेकर आ रहा है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी स्टडी कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR के द्वारा यहां पर सीरो सर्वे भी कंडक्ट कराया गया, जिसमें चीजों का पता चला कई सारे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। पहले इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बोलते थे, 1911 में बनाया गया था। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बॉडी हो चुकी है। फिर इसका नाम चेंज किया गया, तो फिर इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिया गया, और भी कई सारे इसको बेसिकली टारगेट दिए गए। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें। आगे चलते हैं। यहां पर अगर बात करें तो आप लोगों को और भी कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एक है यहां पर जो मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं, हालांकि ये एक तरीके से जो है हमारी कंट्री में अभी मोनेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। जैसे रेलवे हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, ये सारी चीजें, तो इनको मोनेटाइज किया जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों को कई सारे कंसर्न देखने को मिलेंगे। कुछ लोग तो ये बोलेंगे काफी अच्छा है ये, कुछ लोग बोलेंगे काफी बुरा है ये, पर लेकिन जैसा मैंने बोला था काफी अच्छा है या फिर काफी बुरा है, तो ये डिसाइड करेगा इस इफ के ऊपर, यानी कि असिस्ट मोनेटाइजेशन इज फाइन इफ
एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली। वो बिल्कुल है ना, मोबाइल आप लोगों को यूज करें तो मोबाइल अच्छा है कि मोबाइल बुरा है, तो कुछ बोलेंगे यार मोबाइल बुरा है, बर्बाद कर दिया इसने मुझे, कुछ बोलेंगे मोबाइल बहुत अच्छा है, जिंदगी आसान कर दी इसने। तो आप लोग यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये चीज कैसी है। तो एसेट्स मोनेटाइजेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कि आप लोग उससे क्या फायदा ले रहे हैं। पता चला प्राइवेट के हाथ में देकर आप लोगों ने चीजों को बर्बाद कर दिया, मेट्रो आप लोगों ने दी, पता चला मेट्रो के शीशे फूटे घूम रहे हैं, ठीक है, और वो उसको रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं, और पता चला बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कैसे उस सर्विस को यूज किया जा रहा है और गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट यहां पर देखने को मिल रहा है। पर एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि प्राइवेटाइजेशन और एक तरीके से मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, तीनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ ले जाए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अगर गवर्नमेंट जो है वो एसेट्स को बेच देती है 51% से ऊपर, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा है उसका अगर 51% से ऊपर हिस्सा बेच दिया, ठीक है, तो इसका मतलब पावर उनके हाथ में आ गई, ठीक है, बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आ गया, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। कंपनी का 51% से ऊपर हिस्सा बेच दिया तो अब पावर है डिसीजन लेने की प्राइवेट के हाथ में, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अगर 50% से नीचे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि गवर्नमेंट ही अभी डिसीजन ले पाएगी यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर मोनेटाइजेशन क्या होता है? मोनेटाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से किराए पर दे देना चीजों को, यानी कि एक तरीके से जैसे मैंने बोला था ना कि आप लोगों को मान लीजिए बोला जाए कि ये एक पर्टिकुलर दुकान है, तो दुकान आप लोग किराए पर दे दी, कई बच्चों ने क्या किया उसमें वहां पर एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने वहां पर उसको छोटी सी लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और किराएदार का किराया जा रहा है, तो इस तरीके से तो यहां पर बेचा नहीं जा रहा है, ना ही उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पर लेकिन ये बोला जाता है कि मोनेटाइजेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन, यानी कि मोनेटाइजेशन को इस तरीके से देखा जाता है कि आगे चलकर ये प्राइवेटाइज हो जाएंगे। पर लेकिन ये भी बोला जाता है यार देखो आप लोग को देखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट मेकिंग जो पीएसयू है उनको तो कम से कम आप लोग को यहां पर अपने पास में रखना चाहिए, और जो लॉस मेकिंग है जैसे कि बीएसएनएल हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये सारे लॉस मेकिंग है, तो प्रॉफिट मेकिंग हुआ आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीपीसीएल, ये सारे ये प्रॉफिट मेकिंग है। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आप लोगों को नहीं बेचनी है, ना ही उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना है। जो ऐसी मुर्गी है जो कि ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है, इसका चिकन ही बनना आगे चलकर, उसका आप लोग कर लो जो भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यहां पर बेसिकली बोला जाता है, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट सही है या फिर गलत है आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी, तो आप लोगों को ये बोलना है कि जो पीएसयू लॉस मेकिंग है उसको हो सकता है कि उसके अंदर एक तरीके से इंप्रूवमेंट हो जाए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक तरीके से प्राइवेट में ज्यादा कंपटीशन रहता है तो इफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां पर चीजें इंप्रूव हो जाए तो वहां पर आप लोग चीजें कर सकते हैं। पर लेकिन यहां पर आप लोग इन चीजों को मत कीजिए, तो कई बार ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बाकी फायदे क्या क्या है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, ये भी आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। बाकी डिसइन्वेस्टमेंट अगर करना है तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स जो यहाँ पर मैनेजमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो डीआईपीएम और नीति आयोग के द्वारा मिलकर, याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बन गए यार, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जब पढ़ाई जाता है ना यहाँ पर चीजें तो एक नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई जाती है, ताकि ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोग टैकल ही कर लो आराम से, तो इसलिए रेगुलर चीजों को मेंटेन रखकर अच्छे से एंजॉय करो। यहां पर बात की जा रही है कि कैसे क्या क्या प्रायोरिटी देनी है, सारी चीजें सेटअप करना है, कई कुछ सामान किराए पर देना है तो पहले बात करनी पड़ेगी ना भाई किराया कितना दोगे, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये इतना दे सकते हैं, ठीक है, तो यार इतनी सिक्योरिटी भी चाहिए, ये आप लोग आकर एक बार रूम तो देख लो, तो वो सारी चीजें तो 4-5 महीने के अंदर पूरा प्रोसीजर कंप्लीट यहां पर करने की कोशिश की जाती है। तो ये मोनेटाइजेशन का प्रोसीजर है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं यहां पर, अब आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। नीफा वायरस के बारे में बात की जा रही है, तो नीफा वायरस के बारे में बात की जा रही है कि अभी यहां पर रिसेंटली देखने को मिल रही है चीजें। अभी 12 ईयर का एक जो बच्चा था उसकी डेथ हुई, तो उसके चलते और भी कई सारे केसेस के बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखिएगा जूनोटिक बीमारी है, जो एक तरीके से जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है, जो एनिमल से इंसानों में फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। ये नीफा वायरस जो है यहाँ पर बेसिकली जो नीफा वायरस है जिसको आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ फैमिली जो बोला गया यहाँ पर पैरामाइओक्सिविरिडी, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। जो इसका जीनस है यहाँ पर ये हैनीपा वायरस, ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पर ये क्लोजली रिलेटेड है हेंड्रा वायरस के साथ में, तो ये भी याद रखिएगा हेंड्रा जो वायरस है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जूनोटिक बीमारी के अंदर आते हैं। तो यहां पर ये याद रखिएगा हॉर्स और जो ह्यूमन के अंदर जो बहुत इन्फेक्टेड किए जा सकते हैं। मलेशिया सिंगापुर के अंदर 1998 में और 1999 में चीजें देखने को मिली। ये कई सारे जो जीव जंतु है वो इससे इन्फेक्टेड होते हुए नजर आते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो फ्लाइंग फोक्स भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें। नीफा और हेंड्रा वायरस जो है उनके होस्ट भी नेचुरल अगर देखो तो कई बार यहाँ पर फ्रूट बैट को बोला जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। इनका सलाइवा हो गया, इनका मलमूत्र हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर इंसानों के ऊपर गिरे तो फिर यहाँ पर वो उसको खाए कुल फल फ्रूट्स, तो उसकी दिक्कत देखने को मिलेगी। नीफा वायरस 1998 में मलेशिया में आउटब्रेक इसका आइडेंटिफाई किया गया था पहली बार, और इसका जो नेचुरल होस्ट होता है ये होता है फ्रूट बैट, यानी कि जो नेचुरली इसको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, तो ये देखने को मिलेगा। और फिर इंसानों में भी चीजें आप लोगों को पहुंचती नजर आती है, और एक इंसान से पहुंच गई तो दूसरे इंसानों में लगने में कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, तो ये बातें बोली जा रही है। अभी आप लोगों को मैंने बताया
जो पिंसिर जो एरिया है यहाँ पर वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में आ गया है। तो ये है पिंसिर एरिया, याद रखिएगा अफगानिस्तान बोल रहा हूँ सॉरी, तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। ठीक है, तो अपोजिशन की जो भी यहाँ पर जो पार्टी थी उसको इन्होंने हरा दिया है, मार पीट कर भगा दिया है। तो अभी यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल इसके अंदर आ गया। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अभी बोला ये भी गया था हमारी कंट्री में कि ये भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है इंटरनेट यूज करना, ठीक है, पर लेकिन जहां पर कोई भी स्ट्राइक और ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो वहां पर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और इसके ऊपर अभी रिसेंटली कोर्ट का एक केस भी आया था जिसके बारे में भी आप लोगों से बात की जा सकती है। थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इस फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर तो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए। पर लेकिन जब आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहां पर असेंबली विदाउट आर्म के बारे में बात करते हैं, आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो फर्स्ट का बी देखने को मिलेगा। पर लेकिन बात यह जाता है कि अगर आप लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो किसी के फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है तो आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं पर लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी उसके ऊपर लग सकती है अगर किसी और के जो फंडामेंटल राइट का ये हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर रामलीला मैदान के अंदर जो भी यहां पर कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट देखने को मिला था, तो बोला गया कि एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट है कि आप लोगों को गारंटी देता है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर भी आप लोगों को चीज देखने को मिलती है, पर लेकिन दूसरे की जिंदगी के अंदर कोई उसका इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बातें हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल के अंदर जो वैकेंसी है उनको भरा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहां पर बेसिकली सेंटर को। तो ट्रिब्यूनल है क्या? ट्रिब्यूनल बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक वर्ड है ट्रिब्यून, ठीक है। तो ट्रिब्यून से निकाला गया जिसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ जो क्लास यहाँ पर क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, यहां से इसको निकाल कर लेकर गया ट्रिब्यूनल यहाँ पर। और आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटी के अंदर भी पूरा चैप्टर मैंने कवर किया इसका, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो ट्रिब्यूनल बाय वीर सर्च कर लेना, ठीक है। तो टैक्स रिलेटेड मैटर ये सब हो गए। दो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 323, ठीक है। तो ए है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है तो उनके बारे में अगर कोई डिस्कशन के बारे में बात की जाए तो ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। आर्टिकल 323 भी जो है यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल ये अदर मैटर के लिए देखने को मिलेगा। तो ये मैंने बताया था यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन, यहाँ पर बेसिकली अगर इंटर स्टेट रिवर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 262 के बारे में आप लोग याद रखना। तो ट्रिब्यूनल के बारे में ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी पॉलिटी का ये लेक्चर आप लोग जाकर देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ओरिजिन क्या क्या चीजें यहाँ पर ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में इसको ऐड किया गया, ठीक है। तो पार्ट आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, पार्ट 14 के अंदर, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर दो तरीके का है, ये मैंने आप लोग को डिटेल में पढ़ाया पॉलिटी के अंदर, तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पर अभी बॉम्बे के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है POCSO, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बच्चों से रिलेटेड जो चीजें देखने को मिलती है इसके बारे में यहाँ पर अभी क्या किया गया, एक्विट किया गया एक मैन को, ठीक है। ये जो केस था यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड। तो अगर बात करें की प्रोविजन क्या यहाँ पर, ये अगर रेप किया जाता है यहाँ पर अंडर 12, एक अंडर अगर रेप किया जाता है गर्ल का जो अंडर 12 है तो 20 ईयर तक की जेल हो सकती है और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। अगर गैंग रेप किया जाता है यहाँ पर अंडर 12 का तो इंप्रिजनमेंट है लाइफ और डेथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर रेप किया जा रहा है और गैंग रेप किया जा रहा है तो इसमें डिफरेंस क्रिएट किया गया। यहाँ पर रेप किया जा रहा है अगर 16 ईयर से नीचे लड़की का तो मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पर 10 ईयर है और यहाँ पर मैक्सिमम 20 तक पहुंच सकते हैं यहाँ पर, और लाइफ इंप्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। गैंग रेप है तो यहाँ पर ये इंप्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर डेथ का प्रोविजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि 12 साल से नीचे की बच्ची के साथ में अगर रेप है तो डेथ का कॉन्सेप्ट है, पर लेकिन यहां पर इंप्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ का कॉन्सेप्ट है। यानी कि रेप की भी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया यहां पर। अगर रेप की बारे में बात करें एक महिला का हो रहा है तो 7 से लेकर 10 साल की सजा मिल सकती है। तो अगर यहां पर देखने को मिलेगा उसके रेप के बारे में तो आगे उसको ट्रायल क्या क्या चीजें वो सारी चीजें। तो नो एंटीसिपेटरी बेल, ये होता है ना किसी के ऊपर एक आरोप लगा दिया कि इसने रेप किया है तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब जेल में जाने से पहले ही बेल ले लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें और आप लोग यहां पर जानने को मिलेगी। मोदी साहब के द्वारा अटेंड की गई यहां पर अटेंड की जानी है सितंबर के महीने में ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और क्वाड। तो क्वाड के बारे में अगर बात करें तो आप लोग को देखने को मिलेगा कौन कौन कंट्री याद रखना, इंडिया, जापान, यहां पर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्री है जो क्वाड के अंदर है, तो इसकी मीटिंग होगी तो आगे चीजें जानने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। ब्रिक के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, अभी यहां पर ब्रिक के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 4 कंट्री है। 2010 में यहां पर बेसिकली साउथ अफ्रीका के द्वारा ज्वाइन किया गया था। बेसिकली जो ग्रुप फॉर्मेशन होता 2006 में हुआ था, आगे चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई और 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर में। 2 इंपॉर्टेंट बॉडी है इसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये क्रिएट की गई थी यहां पर, जिसके चलते फायदा पहुंचाया जाता है। जिम ओ'नेल के द्वारा यहां पर इसके बारे में बताया गया, ब्रिक के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। बाकी बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको एससीओ बोलते हैं, ये बनाया गया चार्टर के थ्रू, यहां पर चीजें आई
फॉर्मेशन 2001 में और प्रॉपर में इसका संविधान बना 2003 में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, स्टार्टिंग से इंडिया और पाकिस्तान मेंबर नहीं थे। 2017 में ज्वाइन किया गया। यहां पर अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर जब चीजें देखने को मिली, हेड ऑफ द स्टेट इसका यहां पर बेसिकली पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो काम करती है। बाकी मेंबर कौन कौन है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान। बाकी उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया और इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ में दोस्ती है यहां पर 2017 में ज्वाइन किया। तो इंपॉर्टेंट है, बाकी कई सारे ऑब्जर्वर है, ये सारी चीजें नहीं है याद रखने लायक, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर अगर बात करें तो यहां पर अभी तालिबान बोल रहे हैं कि लड़ाई बंद करो, अब जो है बैठ के शांति की बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि लड़ाई चली गई, अब शांति में काम कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसके चलते देखते हैं कितनी शांति यहां पर ये रख पाते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। श्रीलंका के अंदर बात करूं आप लोगों से, श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी अभी देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, जिसके चलते श्रीलंका की जो है खस्ता हालत हो गई है और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये होता कब है, ये तब होता है जब मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे कोई सामान है, ब्रेड के पैकेट है, उन्होंने क्या किया, होर्डिंग लगा ली, उनकी ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी, तो मार्केट में बाहर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, ब्लैक में बेचेंगे। तो इस तरीके से हरकतें कई बार देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है कि अभी रिसेंटली जो फूड इमरजेंसी कहां पर देखने को मिली, तो श्रीलंका में देखने को मिली। ठीक है, तो पड़ोसी देश है और चाइना जैसी कंट्री के साथ में रहेगा तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करें तो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था आप लोगों से खरदुला, तो खरदुला कहां पर है, यहां पर ये ए है इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं बेसिकली यहां पर कनेक्टिविटी आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर बात करें तो ये बात की जा रही है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ये पर्टिकुलर लोकेशन, तो यहां पर आप लोगों को पास नजर आएगा, तो इसके बारे में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और काफी ज्यादा न्यूज में भी यहां पर ये चीजें रहती हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे थे। ठीक है, तो यहां पर रामसर साइट के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो रामसर साइट याद रखना, बेसिकली मैंने डिस्कस की थी ना आप लोगों से, तो 46 रामसर साइट है। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट की थी। बात की गई थी लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, तो ये दलाई लामा साहब की किताब है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। ठीक है, इसी के साथ में और क्या क्या थे, यहाँ पर ओलंपिक के मेडल के बारे में बताया दिया था, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से ली गई थी वो मैंने आप लोगों को बताया दिया। हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है तो आर्टिकल 217 याद रखिएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है तो आर्टिकल 124, तो ये याद रखिएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड था हंटर कमीशन, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्यारा सा डिस्कशन, कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताएगा। लेक्चर की पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी, और मेरे साथ आप लोग यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। रिव्यू जरूर किया कीजिए लेक्चर को, 10 में से कितने मार्क्स देंगे जरूरी है, ये मुझे फीडबैक मिल जाता है, और बाकी लाइक और डिसलाइक कर भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, लगभग 40,000 के करीब लेक्चर देख रहे हैं, फीडबैक ओनली 4-5 हजार का आता है, ऐसा क्यों है ये भी बता दो यार, ऐसी क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि फीडबैक जरूर दो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।